नमस्कार। ताजा खबर है उज्जैन से कि उज्जैन में 3 दिन पहले 15 साल की बच्ची से रेप करने वाला आरोपी पकड़ा गया है। ये भरत सोनी नाम का एक शख्स है जो ऑटो रिक्शा चलाता है। पुलिस ने 6 ऑटो वालों को हिरासत में लिया था और उनके बीच छानबीन से वो इस शख्स तक पहुंची। एनडीटीवी से कुछ ही देर पहले उज्जैन के एसपी ने इसकी पुष्टि भी की। इसमें पहले ही जैसे मैंने बताया था, खासकर 25 को जो घटना हुई थी उसके बाद हम लोगों ने एक 28 सदस्यीय एसआईटी गठित की थी, जिसने जितने भी शहर के आने जाने वाले मार्ग हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उसमें जो टेक्निकल एविडेंस है उसमें जो कलेक्ट करना था उसके बेसिस पे हमने कुछ लोग ऐसे राउंड अप किए थे जो बच्ची से कहीं ना कहीं संपर्क में आए थे, कहीं ना कहीं उनकी बातचीत हुई थी। ये सभी लोगों से लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे थे और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसको लिंक करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में फिर हमको ऐसा व्यक्ति मिला जिसके द्वारा संभावित इस घटना को कारित किया गया है, क्योंकि अभी जो लीगल कार्रवाई है, खासकर जो प्रक्रिया लिखा पढ़ी या ड्राफ्टिंग वाली चलती है वो चल रही है। लेकिन ये पूरा मामला कई दुखद सवाल भी पैदा करने वाला है। 3 दिन पहले 15 साल की ये लड़की उज्जैन के एक आश्रम के बाहर पाई गई। वो बेहोश थी और खून से लथपथ थी। जांच के बाद पता चला कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। अपराध होने के बाद आधे कपड़ों में ये बच्ची 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल चलती रही। ये बात सीसीटीवी फुटेज से सामने आई। उसने आसपास चलने वालों से मदद की गुहार भी की, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। एक पुजारी राहुल शर्मा ने अपने कपड़े उसे दिए, उसका नाम पता पूछा और फोन कर कर पुलिस को बुलाया। सवाल है, ये कैसा समाज हमने बना दिया है। लोग खून से लथपथ आधे कपड़ों में घूमती एक लड़की की मदद के लिए तैयार नहीं होते। वो किस तरफ देख रहे होते हैं? क्या वो कानून से डरते हैं? क्या उन्हें अपने वक्त खराब होने की फिक्र होती है? किसी हादसे में, किसी हमले में वो हाथ क्यों नहीं बढ़ाते? किसी को अस्पताल या पुलिस स्टेशन तक क्यों नहीं ले जाते? एक दौर था जब वाकई ऐसे मामलों में पुलिस की परेशानी झेलने का डर होता था, लेकिन अब अदालती आदेश भी है और कानून भी है कि मददगार नागरिकों को तंग ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर बाकायदा गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसे लगभग कानून का दर्जा है। इसके अलावा कर्नाटक ने साल 2016 में गुड समैरिटन लॉ बनाया। इस कानून के तहत किसी को अस्पताल पहुंचाने वाले को कानूनी संरक्षण दिया जाना है। वो पीड़ित को डॉक्टर के हवाले कर निकल सकते हैं। पुलिस को कॉल कर किसी घटना की जानकारी देने वाले अपनी पहचान बताने को बाध्य नहीं कर सकते। अस्पताल में भी ऐसे नागरिकों से जुड़ी सूचनाएं सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या यह बस कानून का मामला है? वो लोग कौन हैं जो किसी भी हादसे या ऐसे अपराध के वक्त किनारे खड़े होकर वीडियो बनाते रहते हैं? सच की पड़ताल में यही सवाल है। क्या हम लगातार एक संवेदनहीन समाज में बदलते जा रहे हैं? क्या हम दूसरों की मदद के लिए वक्त निकालने से बचते हैं? क्या हम अपनी बच्चियों, अपने लोगों की परवाह नहीं करते? क्या एक नागरिक के तौर पर हम अपना फर्ज अदा कर पा रहे हैं? इन सब मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीएसआर की निदेशक रंजना कुमारी हैं और साथ ही जाने माने वकील जो मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उज्जवल निकम। आप दोनों का स्वागत है। उज्जवल जी, पुलिस ने आज बाकायदा कह दिया है कि आरोपी तक वो पहुंच गए हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि कई ऐसे गवाह हो सकते थे जो बच्ची की मदद के लिए आगे आते और बच्ची को कहीं पहले वो मेडिकल सहायता या मेडिकल मदद मिल सकती थी। तो हमारा जो सवाल है आज सच की पड़ताल में, क्यों जो बायस्टैंडर्ड्स हैं, जो खड़े होकर देखने वाले लोग हैं, वो मदद के हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ाते? देखिए, ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस प्रकार आपने वीडियो दिखाया है कि लोगों बायपास कभी भी खुद होके पुलिस के पास जाते नहीं, विक्टिम को मदद करते नहीं। आमतौर पर यह सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंसेस में मिलता ऐसा नहीं है। मैंने जहां कहीं मर्डर केसेस चला है तो मेरा तजुर्बा ऐसा है कि कई बार गवर्नर को लगता है कि आरोपी से हमें कुछ धमकी मिल सकती है, आरोपी से हमें बहुत डेंजर है। एक फियर साइकोसिस उनके मन में रहता है। दूसरी बात ये भी है, सच है कि उनको लगता है कि ये झंझट में हमने क्यों गिरना। तीसरी बात यह है कि पुलिस के पास गए तो पुलिस हमें ही आरोपी के कटघरे में खड़ी करती है, कई सवाल पूछे जाते हैं।
और चौथी बात जो है, जो आज जो समाज इतना सेंसिटिव नहीं बना है, कि समाज को ऐसी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती है। और देखिए, हमने कई बार एक्सीडेंट में भी देखा है कि कई बार पब्लिक का नॉन कोऑपरेशन रहता है। अभी सवाल यह खड़ा होता है कि इसी सभी की वजह क्या है, क्यों ऐसी पब्लिक करती है। कानून में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक प्रावधान जरूर है कि सेक्शन 39 ऑफ सीआरपीसी के मुताबिक और कोई किसी व्यक्ति के सामने कोई कॉग्निजेबल गुना होता है तो उसकी कानून के तहत ये जिम्मेदारी है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना, लेकिन नहीं किया जाता। इसका पिनल प्रोविजन नहीं है। सवाल फिर ये भी खड़ा होता है कि कानून करके इससे कोई ये बदलाव हो सकता है क्या? तो मुझे लगता है कानून से कोई ऐसा बदलाव नहीं हो सकता है, लेकिन एक समाज को जन जागृति करना चाहिए। उज्जवल जी जो बात कह रहे हैं रंजना जी कि कानून अगर बाय स्टैंडर्ड्स के लिए भी बनाया जाए, जो देख रहे हैं लोग उनको भी बुक किया जाए, अगर वो मदद के हाथ आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन ऐसे कानूनों से भी कुछ नहीं होने वाला। वो ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा अवेयरनेस की, एक तरह से जागृति फैलाने की जरूरत है। तो आपको लगता है कि डर ज्यादा है या हम संवेदनहीन है इस वक्त? देखिए सिकता, ये सामाजिक मानसिकता का सवाल है। इसमें सिर्फ कानूनी एक प्रावधान ऐसा हो गया, अब तो बदल भी गया है कि आप पुलिस, जैसा आपने बताया भी कि पुलिस आपको जबरदस्ती बुलाएगी नहीं, बार बार आपको परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, आपको वहां तक पहुंचाना है। लेकिन ये सामाजिक मानसिकता, और खास तौर से लड़कियों के मामले में, आपको याद होगा दिल्ली में जब खुलेआम चाकू मार रहा था और वो लड़की मर गई। कितनी बार, अभी हाल में ही एक किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति ने, जिसका कि कोई वो चलता है हेल्थ वगैरह का, उसने बिल्कुल पब्लिकली अपनी गर्लफ्रेंड, जो भी रही हो, उनकी दोस्त रही हो या उनकी पत्नी, पब्लिकली पीटा। हमारे दिल्ली के दक्षिण दिल्ली के इलाके में बाजार में मुझे स्वयं वहां जाना पड़ा जब एक पढ़े लिखे एक पायलट ने अपनी पत्नी को पब्लिकली वहां खड़े होकर मारा और किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो ये हमारी सामाजिक मानसिकता का सवाल है, जिसमें कि तीन चीजें होती है। एक, मान के चलते हैं गलती इसी महिला की रही होगी, छोटी बच्ची खून से लथपथ बिना कपड़े पहने घूम रही है दरवाजे दरवाजे, तो इसमें तो ये मान के चलना कि लड़की की ही कहीं गलती, वो अपने घर से क्यों निकली, उसका क्या हुआ, तो एक तरह से जिम्मेदारी उसकी जिसके साथ ये घटना घटी। दूसरा ये कि लड़कियों की, महिलाओं की मदद करके सामने आकर के कोई भी जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। मतलब ये कि संवेदनहीनता जो आपने कहा, ये उससे भी ज्यादा है कि हम महिलाओं के प्रति अपने आप को जिम्मेदार नहीं महसूस करते हैं, और एक तरह से सोशल अप्रूवल होता है। अगर महिला वगैरह की मारपीट हो रही होती है, उसके साथ कुछ भी हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हम मानसिक रूप से उसको स्वीकार कर लेते हैं कि अरे ये तो हुआ है इसके साथ, और जरूर इसकी कोई गलती है, जरूर कुछ हुआ, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, ब्लेमिंग द विक्टिम, ये मानसिकता। और तीसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे मामलों में मदद करने के जो हमारे रास्ते हैं, जैसे पुजारी ने इस मामले में मदद की और उसको लेकर के गया, घर वालों ने मदद नहीं की, तो कोई ये नहीं समझता है कि ये इससे हमारा कोई सामाजिक जिम्मेदारी का भाव बिल्कुल नहीं है, कि मतलब हमारी एक कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा तो हमें कुछ करना है। तो वो जो एक कहते हैं ना, एक मोरालिटी जो हमारे अंदर की है, जो हमारे अंदर का जो एक एथिक्स है, वो कहीं ना कहीं मर गया है, और हम उसकी वजह से सामाजिक जिम्मेदारी नहीं महसूस कर रहे हैं। पर एक तरह से उज्जवल जी, ब्रेक में जाने से पहले एक छोटा सा सवाल मेरा ये कि क्या अगर एक लॉ हो और जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं, जो विटनेस भी बन सकते हैं, अगर उनको एक तरह से संरक्षण दिया जाए, एक ठोस कानून हो, तो एक भरोसा भी जगेगा कि हम मदद करेंगे तो हम मुसीबत में नहीं फंस जाएंगे। उज्जवल जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रंजना जी, सवाल यही कि क्या जो लोग देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरह से हमारे अंदर जो अवेयरनेस है या फिर जो एक तरह से जो ह्यूमन एंगल होना चाहिए वो मर चुका है, लेकिन अगर इस तरह के लोगों को बुक किया जाए कि आपने ये देखा और आपने मदद नहीं की, तो आपको भी कानून के सामने अपना जवाब देना होगा, तो क्या एक तरह से ये भी एक तरीका हो सकता है लोगों को हाथ आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, कानून का एक हिस्सा, निकम जी अगर बोलेंगे तो आपको बताएंगे कि सिकता कानून का एक हिस्सा ये भी है कि अगर आपने किसी तरह के अपराध को होते हुए देखा, या आप वहां खड़े थे या आप उसमें शामिल थे या नहीं थे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी मानी जाती है कि आप अकम्प्लिस हैं, मतलब आप वहां खड़े थे, आपने देखा, आपकी उसमें आपकी भी एक तरह से किसी न किसी से टैसिट
इन्वॉल्वमेंट उसमें की जाती है कि आप वहां खड़े थे, आपने क्यों नहीं कुछ किया, आपने क्यों नहीं पुलिस को खबर की। तो ये है हमारे यहाँ, हमारे कानून में ये सिस्टम है, और निकम जी इस बात को बताएंगे। लेकिन होता ये है कि कोई भी इस जिम्मेदारी को नहीं लेता है, और इसलिए भी नहीं लेता है कि किसी से कहा भी नहीं जाता कि आप वहीं खड़े थे, वहीं मर्डर हुआ, आप वहीं खड़े थे, वहीं डकैती हुई, आप वहीं खड़े थे, आप वहीं रेप हुआ, या किसी को छुरा मारा गया, किसी की हत्या की गई महिला की, या पड़ोस में पति मार रहे थे और आपने कभी भी जाके कभी कुछ नहीं बोला, दिन रात आप उसको सुन रहे थे। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी ठहराना ये भी नहीं होता है, इसलिए भी कोई नहीं करता है। और दूसरा ये क्या ये एक पहलू हो सकता है जिस पर चर्चा और विचार करने की जरूरत है? उज्जवल निकम जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम पूछेंगे उनसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल जारी रहेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में आज हम चर्चा कर रहे हैं उज्जैन बलात्कार मामले की, जिसमें 8 से 10 किलोमीटर तक वो पीड़ित बच्ची चलती रही और ये सारी बात सीसीटीवी फुटेज से सामने आई है। उसने आसपास चलने वालों से मदद की भी गुहार की, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया और वो उसी तरह वहाँ घूमती रही। उज्जवल निकम और रंजना कुमारी हमारे साथ बने हुए हैं। उज्जवल जी, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जो लोग उस बच्ची को देख रहे थे, वो बच्ची जाके उनसे मदद की गुहार कर रही थी, कुछ बातें बताना चाह रही थी कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। तो अब क्या वक्त नहीं आ गया है? क्योंकि हम जो बात रंजना जी कर रही हैं, हम एक ऐसा समाज बन चुके हैं जिसमें हमारे अंदर जो मानवता है वो मर चुकी है, जैसा कि रंजना जी कह रही हैं। तो ऐसे में अब क्या वक्त नहीं आ गया है कि जो ऑनलुकर्स हैं, जो बाय स्टैंडर्ड्स हैं, जो खड़े होकर देखते हैं लेकिन मदद नहीं करते, उनको भी ऐसे मामलों में बुक किया जाए कि आपने उस बच्ची की मदद क्यों नहीं की? उनको भी कानून का सामना करना चाहिए। रंजना जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उज्जवल जी को सुन सकें, तब तक जो सवाल जी उज्जवल जी अगर आप सुन सकते हैं तो जी। हाँ जी, कानून बनाने से फायदा होगा क्या नहीं, इसलिए मुझे खुद पर्सनल डाउट है। लेकिन एक बात जरूर है कि पुलिस पे कंपल्सरी एक बाइंडिंग करना चाहिए कि आप तमाम उन लोगों को, उस शख्स को ढूंढे कि जो बायस्टैंडर्स है, ऑनलुकर्स से मदद नहीं कर रहे, और उनसे जरूर पूछताछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि जहां कर्नाटक में कानून बनाए हैं, उसमें पीनल प्रोविजन इसमें नहीं, उसमें तो बेलेबल प्रोविजन है। तो कानून की धारा ऐसी चाहिए कि पुलिस पे भी ये मैंडेटरी होना चाहिए कि आप उन लोगों से पूछताछ की जाए कि उन लोगों ने सामने आके क्यों नहीं किया। और दूसरी बात, जो लोग बायस्टैंडर्स है, ऑनलुकर्स हैं, उनके लिए अगर एक मॉनेटरी सैंक्शन का पीनल प्रोविजन बनाया जाए तो मुझे लगता है कि उससे बहुत दंडात्मक स्वरूप की कार्रवाई होगी, तो कानून के लिए भी अच्छा होगा। और उन तमाम लोगों में एक जनजागृति करना बहुत जरूरी है। लेकिन कानून बनाना तो उसकी तो अलग अलग वजह बता सकते हैं कि पुलिस से हमसे डर है, गुनहगार से हमसे डर है, हमें डर लग रहा था, उनके पीछे कुछ आ रहा था, इसलिए हमने उनके लिए मदद नहीं की। तो मुझे लगता है कि सख्त कानून तो इसमें बनाना जरूरी भी है, लेकिन उसमें प्रावधान किस प्रकार का आता है ये पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। जी, बहुत छोटे में रंजना जी, वक्त बहुत कम है, अगर आप हमें बता सकें कि आप कह रही हैं कि कानून से कुछ नहीं होगा, हमें अपने अंदर अपने आप को जगाना होगा। हम ऐसा समाज अब बन चुके हैं जो हम किसी की मदद करना नहीं चाहते, सब अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल सिकता, मुझे लगता है कि एक तरह का कल्चर बनाने की जरूरत है जहाँ की हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर कोई पिट रहा है, किसी की जान जा रही है, लोग मिलके उसको मार रहे हैं, लिंचिंग चल रही है, इसी तरह से रेप होके एक छोटी बच्ची दरवाजे दरवाजे भटक रही है, तो आखिर हमारे अंदर कोई मानवता है कि नहीं है? हम इंसान हैं, हम दूसरे की मदद करें। ऐसा एक कल्चर आज हमें बनाने की जरूरत है जहाँ कानून तो है, कानून बनेगा भी, लेकिन कितने लोग आप इस तरह से पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, पनिश करेंगे? बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम एक मानवता के नाम पर एक हम अपनी आत्मा को तो जगाएं ना, कि कम से कम हम लोगों की मदद के लिए सामने आए। ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, और रहा भी है। लेकिन पता नहीं आजकल लोग बस कैमरा लेकर के और अपने फोन से, वही व्यक्ति मर रहा है, वही जल रहा है, वही खून टपकते हुए लड़की घूम रही है, छोटी सी बच्ची, और आप उसकी खाली फोटो खींच रहे हैं। मतलब ये चीजें
बिल्कुल पूरी तरह से अस्वीकार की जानी चाहिए और एक मानवता का कल्चर हमें बनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और कर्नाटक के गुड समैरिटन लॉ ने भी रास्ता दिखाया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं इस पूरे मामले पर। और सच की पड़ताल में आज इतना ही वक्त था, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिस पर हम चर्चा लगातार कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से जो बात आगे बढ़नी है वो जागरूकता से, अवेयरनेस से ही बढ़ेगी। तो सच की पड़ताल में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी में आपको हम बता दें कि कल रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े जानकारों के मुताबिक भारत में 2030 तक रियल एस्टेट की बिक्री $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, जो भारत की जीडीपी में लगभग 13% का योगदान देगी। कोविड काल के बाद रियल एस्टेट बाजार में अच्छी खासी तेजी देखी गई है। इस सेक्टर में विकास की संभावनाओं को परखने के लिए एनडीटीवी दिन भर का एक कॉन्क्लेव शुक्रवार 29 सितंबर को आयोजित कर रहा है, जहां पर हम आगे की राह को परखने के लिए कारोबार के जाने माने दिग्गज, केंद्रीय मंत्री और कई स्टेक होल्डर्स से बात कर समझने की कोशिश करेंगे कि आपके घर का सपना कितना साकार हो सकता है।